नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 120वीं कड़ी में मैं आज आप लोगों से बातचीत करूंगा। और पिछले कुछ कड़ियों में आपने देखा होगा कि मैंने भारत के प्रेरक गांवों के बारे में चर्चा किया था। मेरे अनुसार वो प्रेरक गांव वो थे जिसमें कि गांव वालों ने अपने संसाधनों से, बिना किसी सरकारी मदद के, अपने संसाधनों से और अपने सामूहिक प्रयास से उन गांवों को संपन्न बनाया, सुखी बनाया और सभी संसाधन से ऐसा बनाया कि वो एक तरह से कहीं कुछ गांव ऐसे हुए जो दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ गांव बने, देश में सर्वश्रेष्ठ गांव बने, और ऐसे गांव बने हैं कि जो कि देश की और दुनिया के लिए एक नमूना है, उदाहरण है कि गांव के लोग, भारत के गांव क्या हैं और भारत के गांव के लोग अपने गांव को कैसा बना सकते हैं। तो एक तो ये हुआ कि गांव के लोगों ने बनाया। कुछ गांव के, उन गांवों की मैंने चर्चा की जिसको कि एनजीओ ने विकसित किया। एनजीओ आप समझ रहे हैं ना, कि जो कि गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन्होंने उन गाँव को विकसित किया। और एक गांव के ऐसे मैंने चर्चा की जिसको कि कॉर्पोरेट, मतलब जो व्यापार करते हैं, बिजनेस के जो कंपनियां हैं, उन्होंने, कॉर्पोरेट ने भी एक गांव को विकसित किया। तो इसकी आप चर्चा मैंने आपसे भारत के श्रेष्ठ गांवों की कड़ी में जब मैं चर्चा कर रहा था, प्रेरक गांव में, तो इनकी चर्चा किया। अब मैं नेताओं द्वारा विकसित करने वाले गांवों के बारे में चर्चा करूंगा। अब नेताओं ने भी कुछ गांव को, अब नेताओं के बारे में मैं आपको बताऊं कि कैसे इन्होंने विकसित किया। अब वो चर्चा जो है, आज जो कड़ी में मैं ऐसे गांव की चर्चा करूंगा जिसको कि नेताओं द्वारा विकसित किया जा रहा है। और आप जान ही रहे हैं कि सबसे बड़े नेता भारत के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उनके जो, उन्होंने जो गांव को विकसित किया उसके बारे में चर्चा आपसे अब हम शुरू करेंगे। और उसके बाद कुछ अन्य नेताओं के बारे में जो देश के माने जाने सांसद रहे हैं या हैं, उन्होंने गांव को कैसे विकसित किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब ये आप चर्चा आपका शुरू करते हैं। आज जो है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो गांव विकसित किया गया है वो है, उसकी चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने एक योजना चलाई, सांसद आदर्श ग्राम योजना, और 2014 से ही बनाया। और उन्होंने ये कहा कि सारे सांसद एक ही, हर साल, प्रत्येक वर्ष एक एक गांव को गोद लेंगे और उसको वो आदर्श गांव के रूप में विकसित करेंगे। तो उसी श्रृंखला में नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो संसदीय क्षेत्र है बनारस, वाराणसी में उन्होंने एक गांव को गोद लिया। उस गांव का नाम है जयापुर। वो रेलवे स्टेशन से करीब 20 किलोमीटर दूर पर, 25 किलोमीटर पर है। और उसको उन्होंने अपना विकसित करने के लिए योजना बनाई। उस गांव में विकसित करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का गांव है और प्रधानमंत्री की योजना भी प्रधानमंत्री थी, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ये योजना भारत में लागू की थी। और प्रधानमंत्री ने जिस गांव को लिया तो ये स्वाभाविक है कि ये पूरा देश के लिए एक बहुत बड़ी घटना हुई। और बड़े शान शौकत से और बड़े प्रचार से इसको 7 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस गांव में गए, जयपुर में, और उन्होंने उस गांव को गोद लिया और बताया कि इस गांव का किस तरह से आदर्श गांव के रूप में मैंने जो योजना चलाई है उसके अनुसार ये गांव भी विकसित होगा और सभी सांसदों ने विकसित होगा। सांसदों का मतलब है कि लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद लोग एक एक गांव हर साल लेंगे और विकसित करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो सांसद विकसित करेंगे ये किसी सरकारी पैसे से नहीं विकसित करेंगे, बल्कि ये लोग अन्य संसाधनों से विकसित करेंगे। सरकारी पैसा, चाहे MPA वाला जो पैसा उन लोगों को दिया जाता है, वो पैसा नहीं खर्च किया जाएगा, बल्कि ये लोगों को सांसद प्रेरित करेंगे और लोग पैसा दें और लोगों के पैसे से वो गांव को विकसित किया जाए। तो ये उन्होंने घोषणा की। अब इस प्रधानमंत्री के गांव को, जयपुर में क्या क्या विकास हुआ, कैसे विकास हुआ, अब इस पर चर्चा करेंगे।
तो अब ये पहला गांव जो उन्होंने लिया, वैसे तो उन्होंने 8 गांव लिए, उसके बाद में चर्चा करें कौन कौन से गांव हैं अब तक ले चुके हैं। लेकिन ये जो जयापुर गांव था, क्योंकि पहला गांव था, पहले प्रधानमंत्री योजना थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे, तो लगा कि गाँव के प्रति जो उनका ये रुझान हुआ कि ये तो बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव देश में आ जाएगा, और इस नाते इसका खूब प्रचार हुआ। बड़े बड़े लोगों ने जाके गांव में खूब पत्रकार और ये और लोग जाके इस योजना के बारे में बहुत रुचि लेने लगे, और पूरा एक तरह से एक नया लगा कि नया युग की शुरुआत हो जाएगी। तो अब ये एक बड़ी बात है। अब ये गांव को अब आप ही समझ लीजिए कि इसको गांव को कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका विकास किया। अब वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या किया कि एक C.R. पाटिल है, C.R. पाटिल, ये गुजरात से सांसद चुने गए थे, गुजरात के सांसद हैं। इन्होंने C.R. पाटिल को जिम्मेदारी दी कि हम इस जयापुर गांव में जो विकास के कार्यक्रम है उसको आप देखेंगे। उनको उसको विकास के काम में C.R. पाटिल को लगाया। अब C.R. पाटिल के बारे में जान लीजिए। C.R. पाटिल ऐसे नेता हैं जो गुजरात के सबसे धनी नेताओं में से एक माने जाते हैं, और ये उनके पास बहुत पैसे वाले हैं। और इतना ही नहीं, उनका जो सूरत के जितने डायमंड व्यापारी हैं और कपड़े वाले पूंजीपति हैं, वह व्यापारी हैं और पूंजीपति भी हैं, सब लोग डायमंड और कपड़े के व्यापारी, सूरत के कपड़े के व्यापारी और डायमंड के लोग तो आप जानते हैं कितने पैसे वाले हैं। उन लोगों में इनकी काफ़ी दबदबा है, पैठ है। तो इसलिए इन्होंने ये C.R. पाटिल साहब को जिम्मेदारी दी कि गाँव के विकसित। अब C.R. पाटिल साहब ने उस गांव के विकसित करने की जिम्मेदारी ली, और उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। मैं उन कार्यक्रमों को जो उन्होंने गांव में किया उसकी एक सूची है मेरे पास, वो मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि आप समझिए कि गांव में क्या क्या काम शुरू हुए थे और क्या क्या हुए। पहले तो उन्होंने पानी की टंकी बनवाई, अब पाइपलाइन से सब जगह घरों घरों तक पानी पहुंचाया। तो एक तो पानी के पीने के व्यवस्था करवाया उन्होंने। फिर हर घर में शौचालय का व्यवस्था करवाई, जैसे वो शौचालय स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत जो भी शौचालय बनते हैं उसके द्वारा गांव में शौचालय की व्यवस्था करवाई। फिर सड़कों में इंटरलॉकिंग, जो सड़कें थी उसमें इंटरलॉकिंग करवाया। अब 2 बैंक खुला वहाँ गांव में बैंक खुला, और ATM भी उसी में उसके साथ लगे। पोस्ट ऑफिस खुला, लाइब्रेरी खुली, 16 लाइट जो है, करीब सैकड़ों 16 लाइट उन्होंने जगह जगह गली गली में लगवाए। बिजली खंभे जो इधर उधर नहीं थे या टूटे टाटे थे वो बिजली खंभे ठीक कराए, ट्रांसफार्मर लगवाए उन्होंने। डेयरी फार्म खुलवाया, और जो स्कूल जो था 8वीं कक्षा तक हाई भी उसको ठीक ठाक कराया, उसके जो हालत थी उसको ठीक ठाक कराया। महिलाओं को सूत काटने के लिए सबको चरखा दिलवाया, और एक छोटी सी सूत काटने की एक जगह बनवाया जहाँ की वहाँ लोग बैठ के सूत काटने के लिए महिलाएं आती हैं, उनको ट्रेनिंग, उनको कुछ पैसे भी मिलते हैं और वो सूत भी काटती हैं, और लोगों को तनख्वाह भी उनको शायद 5-5 हज़ार रुपये 10, 15, 20, 25 महिलाओं को लगाया गया, और महिलाओं ने वो भी काम शुरू किया, एक रोजगार का छोटा सा काम शुरू हुआ। डेयरी खोला गया, डेयरी फार्म खोला गया, एक बस स्टेशन गांव में बना। तो इस तरह से, और वहाँ जो एक बनवासी लोग होते हैं ना, बनवासियों का गांव है, बनवासी होते हैं जिसको मुसहर जात के लोग कहते हैं, कहा जाता है, तो उनका नाम बदल गया बनवासी। उनके लिए उन्होंने अटल नगर बनवाया, ताकि जिसमें छोटे छोटे कमरे बनवाए और उसमें बिजली की साधन, फ्री बिजली और ये सब, ताकि उनके लिए ये घूम के न रहें। उनके बाद जो गांव के बाहर रहते थे लोग, उनके पास बनवासी मुसहर जात के बाहर रहते हैं, उनका कोई अस्थायी निवास नहीं होता, तो अस्थायी निवास के लिए अटल बनवाया, अटल नगर का भी व्यवस्था करवाया। अब ये सारी चीज़ें उन्होंने करवाई। उसके बाद अब ये लगता है कि ये तो बिल्कुल गांव का कायाकल्प हो गया होगा, इतनी बातें चीज़ें हुई, तो ये तो बट स्वाभाविक है कि भाई ये तो बड़ी चीज़ हुई ना, इतनी चीज़ें गांव में अगर हो जाए तो फिर लगेगा कि भाई गांव तो कायाकल्प हो गया। लेकिन हालात, आज के जो हालात है, इतना विकास के बाद भी जो गांव के लोग बताते हैं और उसके आधार पर जो
मुझे जो सूचना मिली है, हो सकता है कुछ सूचनाएं गलत भी हों, लेकिन जो सूचनाएं मिली हैं उसको उसको आधार पर मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इन गाँवों की हालत क्या है। कि गांव वाले इस बात को तो मानते हैं कि बहुत पाटिल साहब आए और तब ये बड़े बहुत सारे विकास के कार्यक्रम हुए, लेकिन उनका कहा है कि गांव का पैसा में तो खर्च हुआ, लेकिन अब गांव की हालत जो है कोई ख़ास नहीं है। अब हालत ये है कि पहले तो जो उन्होंने पाइपलाइन का पानी का व्यवस्था करवाई वो सब पाइप वगैरह उखड़ गए हैं और पानी का वो व्यवस्थित सुव्यवस्थित नहीं हुआ। उनका बाद में वो उखड़ पुखड़ गए, उसके बाद एक उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको कुछ ठीक ठाक कराया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो शौचालय पाटिल साहब ने बनाए थे वो पता नहीं किसी कंपनी को वहाँ दिया था और गुजरात में, और वो सारे भी ढह गए। बहुत सारे शौचालय उन्होंने जो बनवाए थे ढह गए। इंटरलॉकिंग की जो व्यवस्था हुई थी वो भी उजड़ भुजड़ गया और फिर उसको कोई ठीक करने वाला कोई नहीं आया। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी की हालत ये है कि जब किसी ने आज तक देखा ही नहीं है कि वो कब खुला और कब कोई किताब लेने भी उस लाइब्रेरी में कोई किताब इशू करके पढ़ने भी गया कोई नहीं, कभी वो लाइब्रेरी एक है वो जबकि बंद रही है। उसी तरह सोलर लाइट जितने लगे थे सबके बैटरी लोग चोरी हो गए, सब सोलर लाइट एक भी फंक्शनल अब कोई काम नहीं कर रहा है। एक आध जो अपने लोगों ने अपना बैटरी उटरी लगा के लगवाए अपने घर पर, वहाँ सोलर लाइट की हालत ऐसी चल गई। डेयरी बंद हो गया। अब डेयरी में जो था उसी में वो महिलाओं का जो डेयरी तो बंद ही हो गया और उसमें महिलाओं का उसी में कारखाना खुला और वो कारखाना जो महिलाओं खुला उसमें भी बंद हो गया क्योंकि कहते हैं कि जो धागे बाहर से पूनी आती है जिससे कि वो धागा बनाते हैं वो सब आना बंद हो गया। तो अब वो महिलाओं का पूरी नहीं आता और महिलाओं का जो तनख्वाह वेतन मिलता था कुछ 5,000 रुपये शायद उनको, तो वो भी 5-7 महीने से वेतन आना भी वो भी बंद हो गया। तो वो भी काम एक तरह से धीरे धीरे ठप हो गया। अब उनका ही कहना है गांव वालों, बस स्टेशन खुला, बस स्टेशन की हालत ये है कि वो बस सुबह एक बस आती है शाम को, लेकिन कब आएगी वो बस उन लोगों को किसी को पता नहीं है बस क्या उसके बस की कोई टाइमिंग नहीं है। तो इसलिए बस का मतलब ही नहीं है क्योंकि जब टाइम ही नहीं है तो कब आएगी तो नहीं आती है। असल में ये जो गांव है शहर से 20 किलोमीटर, लेकिन राजापुर वहाँ एक है जो कि सड़क पर है, वहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। तो बस मुख्य रूप से 6 किलोमीटर के लिए ज़्यादा सुविधाजनक थी, लेकिन अब 6 किलोमीटर के लिए जब बस का टाइम नहीं है तो लोग जाते ही नहीं है और बस आती है खाली आती है जाती है, जब यही उसका काम रह गया। अब ये उस अटल नगर जो बना उसमें भी उन्होंने कहा कि साहब मीटर तो लग गया है और लेकिन उसमें अब पहले हुआ कि बिल नहीं आएगा, उसमें अब मीटर लग गया बिजली आई नहीं और बिजली के लिए बिल आने लगे, किसी के 5,000 के 7,000 बिल आ रहा, जबकि बिजली में कभी आई नहीं। मीटर के बाद जब से लगा उसमें हम लोग को पैसा देना बिल आ गया। अब ये सारी चीज़ें उस गांव की है आज की हालत। अब मैं इस पर और चर्चा करूंगा, लेकिन इसके आगे आपको बता दूं कि इन गांवों के अलावा जयपुर में जिसको कि पाटिल साहब ने विकसित किया था, उनको फिर एक गांव मिला नागेपुर विकसित करने का, तो वहाँ भी उन्होंने इसी तरह के कुछ काम किए। इसके अलावा जो गांव लिए उसकी भी जान लीजिए कि कौन से गांव हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री का गाँव है इसलिए लोगों को जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री का गाँव है और जाके लोगों को देखना भी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने जिन गाँव को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की योजना थी आदर्श गाँव योजना उनके, और उन्होंने सबसे पहले एक गाँव लिया और बड़े फैन फेयर के साथ बड़े उत्सव के साथ बड़े शान शौकत से उसकी शुरुआत की गई। तो इसलिए उनके द्वारा जो गाँव विकसित होंगे तो उसी का मॉडल दूसरे लोग सीखेंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने इसके बाद गांव के बाद नागेपुर लिया, इसी अराजी लाइन ब्लॉक का ही दो पहला गांव है जयापुर और उसके बाद दूसरा गांव लिया उन्होंने नागेपुर, फिर उसके बाद गांव लिया एक परमपुर, फिर वो काशी विद्यापीठ ब्लॉक के गांव लिए ककरिया, डुमरी, पूरे, बरियार और कुरुहा। कुल 8 गांव, हर साल एक एक गांव उन्होंने लेते रहे और उनके विकास के कार्यक्रम इसी तरह से चल रहे हैं। अब ये विकास के जो ये गांव का कुछ न कुछ हर गांव में तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ न कुछ हुआ होगा। मेरा ये जो मुख्य बात ये है कि मैंने एक बात जो मैं कहना ही चाहता हूँ कि देखिए ये प्रधानमंत्री का गांव है
उनके द्वारा गोद लिया होगा। अब इस गांव को उन्होंने जिम्मेदारी किसको दी? एक बहुत बड़े पूंजीपति को जिम्मेदारी दी, बहुत पैसे वाले को दी, सांसद को दी, जिनके पास पैसा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने गुजरात से पैसा ला के गाँव में लगा दिया। इससे चीज़ें बन गई, कुछ चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं साधन, जो साधन है वो खड़े हो गए और गांव में विकास हुआ। उन्होंने जहाँ जहाँ भी उन्होंने प्रधानमंत्री को, हर आदमी चाहेगा कि प्रधानमंत्री के नज़दीक आए, और प्रधानमंत्री के कहने से कोई ऐसा पूंजीपति नहीं है जो कि मना कर देगा कि हम इस गांव में नहीं जाएंगे। उन्होंने उनके कहने से और फ़ायदा भी होता है। ये पाटिल साहब जो है उनके साथ 3 प्रधानमंत्री के गांव को लिए 14 में, उसका परिणाम मिला कि वो वहाँ के सांसद बने, 3 बार सांसद हैं, और इसमें वहाँ के गुजरात प्रदेश के प्रधान वो बन गए, प्रमुख वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए भारतीय जनता पार्टी की, और होता आगे मुख्यमंत्री लाइन में है। तो उनकी ये महत्वाकांक्षा रहे कि हम प्रधानमंत्री के नज़दीक आ जाएंगे, चलो हम पैसा लोगों से जुटा के गुजरात में तमाम लोगों से संपर्क है जुटा के लगा दें। ऐसे सारे सांसद तो करेंगे नहीं, ऐसे सारे सांसदों को ये सुविधा तो है नहीं कि उनके साथ कोई पूंजीपति इस तरह से जुड़ के गाँव को विकसित कर दे, क्योंकि उसको क्या मिलेगा? प्रधानमंत्री के साथ जुड़ने में तो मिला, और जैसे कि पाटिल साहब को मिला, पाटिल साहब ने किया। ये इस तरह के विकास का जो मॉडल है, मेरे हिसाब से ये जो प्रधानमंत्री जी का जो आदर्श गांव के विकास का जो मॉडल उन्होंने शुरू किया है, ये एक तरह से ये बिल्कुल बेकार है। ये पता नहीं क्यों ऐसा उनके ये सोच आई कि इस तरह बाहरी ताकत से, बाहरी पैसे से लगा के गांव का जो विकास का मॉडल आपने सोचा है, वो मेरे हिसाब से तो वो उसके ये निरर्थक है। वो मैं बता रहा कि आपने एक ऐसे आदमी को लगाया जिसके पास बहुत पैसे हैं और उसके संसाधन जुटा सकता है। उस आदमी ने गांव का आपको मोबिलाइज करे, उससे गांव से कोई लेना देना रहा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। आप प्रधानमंत्री जी को उन्होंने मोबिलाइज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए लोगों को से पैसा जुटाया होगा और लाके यहाँ या अपना भी लगाया होगा या नहीं लगाया होगा या दूसरे से जुटाया, वो उनकी अपनी सिस्टम होगा, जो मेथड होगा उससे उन्होंने किया होगा। तो गाँव को मैंने कुछ चीज़ें कर दी, और जैसे गांव से उन्होंने वो करके छोड़ के जब वो नागेपुर में गए तो इस गांव की उपेक्षा शुरू हो गई। जब इस गांव की उपेक्षा हो गई, धीरे धीरे गांव वाले ही कहते हैं कि अब फिर वो गांव पुराने ढर्रे पर लौट रहा है। जैसा था उसी तरह पूरे में एक एक चीज़ें, जैसे बैंक में था, पहले बैंक खूब चलता था, बैंक में खाते खुल गए, ठीक है, अच्छी बात है, एटीएम खुल गया, लेकिन धीरे धीरे अब अब 2 कर्मचारी रह गए, वो भी कभी कोई आता है कि नहीं आता है। उसी तरह धीरे धीरे जो समय से जो चीज़ें आती थी प्रधानमंत्री के दबाव के नाते और पाटिल साहब के दबाव के नाते, वो देखने वाले थे, तो वो सब चीज़ें होती। जैसे जैसे उनका बाहरी शक्तियाँ से उन्होंने हाथ खींचा, वो स्थिति फिर गांव कहते हैं कि लोग बिल्कुल वही पुराने ढर्रे पर आ गई। अगर पाइप टूट गया तो कोई पाइप ठीक करने वाला नहीं है, इंटरलॉकिंग टूट गया तो ठीक नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाएं उसी तरह से जैसे कि अन्य गाँव में होता है। देखिए, यही मुख्य बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मेरा जो कहना है कि देखिए, गांव में आप साधन पहुंचाना एक बात है, और गांव सरकार बनाना दूसरी बात है। साधन जुटाना, देखिए बहुत स्पष्ट है, उसको समझने की कोशिश करिए। गांव में साधन किसी बाहरी ताकत से या बाहरी संसाधनों को ले जाकर वहाँ गांव में साधन आपने पहुँचा दिया, लेकिन गांव का स्वशासन, गांव का स्वराज या गांव का सरकार, जिसको आप कुछ भी कहिए, उसको स्थापित करना एक बिल्कुल दूसरी बात है। दोनों में अंतर है। जो सरकार का जो मॉडल है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मॉडल है आदर्श गांव बनाने का, वो गांव को एक तरह से शहर बनाना चाहते हैं। मतलब जो शहर के जो संसाधन है वही गांव में पहुंच जाए। वो कैसे पहुंचेगा? जैसे शहर में, जैसे वो तो पैसे से पहुंच जाएगा। संसाधन तो आप पैसे की ताकत पर कहीं नहीं पहुंचा सकते। एकदम भीड़ स्थान पर जाके आपके पास पैसा हो तो जाके वहाँ, आखिर में लोग चंद्रमा पर पैसा है तो जाके चंद्रमा पर नगर बसाने की कोशिश करने की नहीं कर रहे। तो संसाधन इकट्ठा करके और कहीं चीज को बना देना एक बात है, लेकिन गांव में स्वराज स्थापित करना, स्वशासन स्थापित करना, अपनी सरकार गांव को स्थापित करना, ये बिल्कुल
दूसरी बात है। तो हम जो बात बार बार आपसे कहते हैं कि गांव में अपना गांव सरकार हो और वह गांव सरकार में केवल संसाधन जुटाने का काम नहीं गांव करेगी। साधन जुटाने में तो सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल या आप बना दीजिए, आपके पास साधन हो, लेकिन स्कूल बन गया, मास्टर नहीं है, मास्टर पढ़ा नहीं रहे, तो ये तो अस्पताल बन गया, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, या डॉक्टर है तो ठीक है दवा नहीं करता, डॉक्टर अयोग्य है, तो वो तो नहीं, साधन तो पहुंचा दिया आपने, लेकिन दवाई लोगों को साधन से दवा का लाभ मिल रहा है, बीमारी डॉक्टर दवा कर रहा है, ये तो नहीं आप गारंटी कर सकते। उसी तरह से आपने सड़क तो बना दी, लेकिन सड़क टूट गया तो उसको रिपेयर करने वाला तो होना चाहिए। उसी तरह से आपने ये भवन बना दी, पंचायत भवन बना दिया, पंचायत भवन में होना चाहिए। लाइब्रेरी आपने बना दिया, लाइब्रेरी चलाने वाला कोई होना चाहिए। लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, आप किताब पढ़िए। लोग घर घर जाके लोग कहना चाहिए कि भाई कुछ लाइब्रेरी में पुस्तकें हैं, नई नई पुस्तकें आई है, बच्चों को भेजिए, ये पढ़े, उनको मोटिवेट करने वाला। लाइब्रेरी खुल गया, लाइब्रेरी खुलने से तो लोग लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने लगेंगे। तो साधन को जुटा कर, ये बहुत आसान है, जब भी आपका कोई भी आदमी साधन जुटा सकता है जिसके पास पैसा हो, लेकिन गांव को वो सर्वांगीण विकास करना गांव का, ये बिल्कुल दूसरी चीज़ है। और वो सर्वांगीण विकास गांव का हो मतलब कि हर क्षेत्र में जो संविधान ने उनको 29 विभाग दिए हैं, उसमें हर विभाग में उसका कैसे कैसे आपको विकसित करना है, ये सर्वांगीण विकास है, तब वो गांव का विकास है। और मैं एक बार मैं आपको एक बार फिर उस 29 विभाग के बारे में इसलिए भी चर्चा कर देना चाहता हूँ कि आपको याद आ जाए। मैं देखिए, मैं अपने पुस्तक से निकाल कर आप देखता हूँ। मैं इसलिए पुस्तक लाया कि ताकि आपको वो याद हो जाए कि जब हम गांव के लिए जब विकास की बात करते हैं तो वो 29 विभाग में जब कोई न कोई कार्यक्रम होंगे तभी गांव का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। अब वो 29 विभाग क्या है देखिए, वो आपको कितने बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं बार बार उसके लिए दोहराता हूँ कि उनके बारे में आपको बिल्कुल मालूम हो जाए, बार बार आ जाए कि आप जो है इसको एक तरह से आपके दिमाग में छा जाए। अब देखिए, ये 29 विभाग कौन कौन है जो 11वीं अनुसूची में संविधान के दिए गए, और यही गांव को दिया गया कि इन्हीं विभागों के में आप हर क्षेत्र में काम करेंगे तो गांव का एक सर्वांगीण विकास। जैसे पहला है कृषि है, दूसरा है भूमि विकास, तीसरा है लघु सिंचाई, चौथा है पशुपालन, पांचवा है मत्स्य उद्योग, फिर सामयिक वानिकी है। इसके बारे में हम बता चुके हैं, सामयिक वानिकी क्या है, मत्स्य उद्योग क्या है। आप पिछले में देखेंगे कड़ियों में तो तमाम आपको मिल जाएंगे, और उस हेडिंग के साथ मैंने दिया है आपको, वो आप जाएंगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा कि सारे कौन कौन के बारे में मैंने क्या क्या कहा है। फिर लघु वन उपज हो गया, लघु उद्योग है, खादी ग्राम उद्योग है, ग्रामीण आवासन है, पेयजल है, ईंधन है और चारा है, सड़कें सुविधा, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन है, ग्रामीण विद्युतीकरण है जिसके अंदर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, गरीबी उन्मूलन है, शिक्षा है, तकनीकी प्रशिक्षण है, व्यावसायिक शिक्षा है, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा है, पुस्तकालय है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, बाजार और मेले हैं, स्वास्थ्य और स्वच्छता है, परिवार कल्याण है, महिला और बाल कल्याण है, समाज कल्याण है, दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों जनजातियों का कल्याण है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है और सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण है। ये जो 29 विभाग हैं, अगर देखिए गांव के लोगों को इन सारे विभागों में जब काम करने को मिलेगा तो एक एक विभाग है ना, एक एक विभाग में कोई न कोई जरूरत है, तभी तो संविधान में दिया गया है कि गांव को इन सभी विभागों की जरूरत है, और इसी से गांव का सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास मतलब सर्वांगीण उत्थान है। ये विकास तो ये एक बहुत छोटा वर्ड हो जाता है, उत्थान और विकास का अंतर समझिए।
उत्थान का है, विकास का मतलब हमने एक स्कूल की बिल्डिंग बनाई, समझ गए शिक्षा का विकास हो गया। शिक्षा का विकास तो तब होगा, उत्थान होगा तब जबकि बालकों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। विकास कर दिया आपने, स्कूल बना दिया, ये विकास हो गया, शिक्षण संस्था खुल गई। उत्थान क्या होगा किसका? बच्चों का होगा। उत्थान जब उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये अलग बात है कि अच्छी शिक्षा पाने के लिए बिल्डिंग की जरूरत है, टीचर की जरूरत है, लेकिन बिल्डिंग आ गई, टीचर है ही नहीं, क्या उत्थान होगा? टीचर है और साधन नहीं है कि कैसे पढ़ाया जाए, तब भी उत्थान नहीं होगा। तो ये सार्वजनिक उत्थान की बात हम लोग करते हैं, गाँव का सर्वांगीण उत्थान। और अब ये लेकिन नेतागण जो विकास कर रहे हैं उनको तो विकास विकास एक जैसा एक शब्द ऐसा मिल गया है कि विकास, और हर आदमी समझता है, गांव के लोगों की मानसिकता भी ऐसी हो गई है कि सड़क बन गई, स्कूल खुल गया, तार खुल गया, चाहे वो चले या ना चले, बिजली के खंभे लग गए, बिजली की लाइन आ गई, बिजली आवे चाहे ना आवे, सौर ऊर्जा के खंभे लगे, विकास हो गया। ऐसी मानसिकता बना दी है कि इसी को समझते हैं गाँव वाले कि यही होना है। उनके ये दिमाग में आता ही नहीं है गांव के लोगों को कि विकास चीज़ें, ये तो धोखा है। कि विकास का मतलब ये है कि एक व्यापार है, विकास के नाम, चाहे वोट के लिए व्यापार करिए, चाहे अपने धंधे के लिए व्यापार करिए कि दिखाइए ये विकास, ये विकास। वास्तविक तो आपके उत्थान की जरूरत है ना, कि जैसे कि उत्थान का मतलब ये है कि आप गांव के लोग संपन्न हो, संपन्न होने पहली बात तो संपन्न हो, उनके पास सारी सुविधाएं हों और उसके साथ साथ सुख भी हो और शांति भी हो। यह गांव का असली उत्थान है। संपन्नता भी हो, साधन भी हो, सुख भी हो और शांति भी हो। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये गांव ऐसे होंगे और कि गांव एकदम आपको लगेगा स्वर्ग है। गांव सरकार की जो अवधारणा है वो गांव को इन चीज़ों के साथ साथ अगर हो जाएगा तो गांव स्वर्ग बन जाएंगे, और गांव स्वर्ग बनेंगे तो देश स्वर्ग बनेगा। तो ये है गांव की इतना। लेकिन नेताओं के जो विकास का मॉडल है, उस शहर का एक मॉडल बन गया, साधन पहुंचा दो हर जगह, सड़क पहुंचा दो, बिजली पहुंचा दो, पानी पहुंचा दो, बस हो गया। उन्होंने समझ लिया कि ये हो गया। अब ये आप यहाँ से आप कितना भी सड़क जैसे देखा, प्रधानमंत्री का जब गांव के आप विकास का कर दिया प्रधानमंत्री ने गांव का विकास, और उस विकास का जो आज की स्थिति में देखने लायक, वो देख लीजिए कि कैसा विकास वो गाँव बना, सब आए हो जाए। इसी संदर्भ में आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं इस उदाहरण से भी साबित करना चाहता हूँ कि मैंने पहली बार, मैं समझता हूँ कि गोद लेने की जो परंपरा का कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ मैं भारत का पहला व्यक्ति हूँ जो इस योजना को मैंने क्रियान्वित किया था। आपको बता दूँ, आपके स्मरण के लिए बता दूँ, पहले एक आध बार मैं चर्चा कर चुका हूँ कि जब मैं राज्यपाल का सलाहकार था, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का, उसमें मैंने माननीय बोरा जी से, उस समय गवर्नर थे, उससे मैंने अनुरोध किया था कि आप एक गांव को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए फैजाबाद आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी कुमारगंज फैजाबाद में, जो कि आजकल अयोध्या है, उसके यूनिवर्सिटी से को निर्देश दीजिए कि वो गांव को विकसित करें। उन्हें ये प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि वो उस गांव को गोद लेके और उस गांव को विकसित करें। तो उनको ये प्रस्ताव मेरा पसंद आया और उन्होंने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया, बकाया आदेश पारित किया कि इस गांव को, हमारा गांव है देवरिया जिले में सिरसिया गांव, उस गांव को गोद लीजिए और उसको विकसित करिए, एक आदर्श गांव बनाइए। अब उस आदर्श गांव को फैजाबाद यूनिवर्सिटी ने, वो कृषि विश्वविद्यालय ने उसको गोद लिया। आज भी उस गांव में माननीय बोरा जी उस समय थे, वो गए थे और वहाँ उन्होंने शिलापट वो लगा हुआ है, इस तारीख को उन्होंने इस गांव को उद्घाटन किया और इसको विश्वविद्यालय ने इसको गोद लिया। तो अब विद्यालय ने उसको गोद देना शुरू किया। हम लोग जब चर्चा के विषय में, उस समय मैंने उनसे चर्चा की थी, विश्व के कुलपति से और लोगों से, हमने कहा देखिए ये आप बस इतना ही करिए कि इस गांव में जो सरकारी योजनाएं हैं उनको ठीक ढंग से क्रियान्वित कर दिए। आज नरेंद्र मोदी जी तो कहे कि भाई आपने पाटिल को भेज दिया, पूंजीपति को भेज दिया, और उन्होंने कहा कि देखिए ये 94 की बात है, 94 के बाद ये बात हमने शुरू की 1994, कितना साल हो गया। और वो उस समय पहला, शायद मैं होता मैं गलत हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि गोद लेने का ये जो पहला काम है उत्तर प्रदेश में, तो मैं समझता हूँ गोद लेने का पहला ही गाँव होगा। तो मैं गलत हूँ, और लोगों ने भी किया होगा, लेकिन मुझे जितनी सूचना है, जानकारी है, उसके हिसाब से मैं इसको पहला कह सकता हूँ।
और गवर्नर राष्ट्रपति शासन था, पूरा शासन व्यवस्था राजभवन से चलती थी। मैं उनका कानूनी सलाहकार था, उसके ऊपर मेरा भी प्रभाव था, विश्वविद्यालय पर प्रभाव था। अब उस प्रभाव का ये हुआ कि विश्वविद्यालय ने बड़ी सारी योजनाएं जो है, जितनी भी सरकारी योजनाओं को, जितने हम चाहे जितने भी विभाग की योजनाएं थी, करीब करीब ये जो 29 विभाग थे, ये तो थे, और भी 29 विभाग की भी योजनाएं और भी बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार से गांव में लागू उन्होंने किया। अब तेजी से गांव का विकास होने लगा, सब चीजें होने लगी। अब आज स्थिति ये है कि जैसे ही हम लोग राष्ट्रपति बोरा जी चले गए, हम भी वहां से हट गए, उसके बाद गांव की हालत ये हुई कि वो गांव इस समय फिर उससे भी जो जितनी विकास हुआ था वो सारे विकास के काम ठप, और गांव बद से बदतर की स्थिति में हो गया है। अब हालत ये है कि गांव में न कहीं रोजगार है, न कोई वो है, वही जो सरकारी योजनाएं जाती हैं और प्रधान मिलके अपना जो सरकार चला रही है, जिस तरह से जो सरकार का विभाग के लोग जैसे चलाते हैं उसी तरह से गाँव चल रहा है। अब लोगों को वहाँ से बस वही पलायन, जैसे गाँव से पलायन हो रहा है, वहाँ भी सबसे भाग के लोग अपना कहीं पलायन हो रहे हैं, तो जैसे कि तैसे फिर गाँव वहीं लौट गए। देखिए, मैंने तो केवल सरकारी योजनाओं को लागू कराई, तो सरकारी योजनाएं तो पूरी तरह से लागू होना चाहिए, कोई हमारी योजना तो थी नहीं। तो माननीय मोदी जी का जो है, प्रधानमंत्री जी का, इन्होंने सरकारी योजनाओं को तो छोड़िए, इन्होंने तो बाहर से भेज दिया पूंजीपतियों को, जाओ गाँव का विकास कर दो, और जैसे उन्होंने उनको हटाया, दूसरे गाँव में किया, उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो पूंजीपतियों का क्या इंटरेस्ट है? जब सरकारी योजनाएं अगर उस गांव में एक बार लागू होने के बाद फिर गायब हो जाएंगी, तो इन पूंजीपतियों को क्या लेना देना है? वो तो प्रधानमंत्री के कहने पर लग जाएंगे, प्रधानमंत्री से फायदा उठाएंगे, प्रधानमंत्री जी अगर उनको बना देंगे, उनको मंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे, उनका मामला पूरा हो गया, और वो कोई ना कोई बहाना बनाएंगे और अंत में कहेंगे क्या कि गाँव वाले चोर हैं और गाँव वाले ये भ्रष्ट हैं, गांव वाले कुछ करना नहीं चाहते हैं, इन सबों के बाद फालतू ऐसे समय गंवाना है, इन सबों वो पूरा गांव वालों को दोषी करके और अपना वहां से धीरे से निकल पाएंगे। अभी तो आज अखबारों में आज चल रहा है कि देखिए ये हालत है इन लोगों के नेताओं की, कि अभी उन्होंने कहा है, राम गोपाल सपा के ने महामंत्री हैं, सपा समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि प्रधान साले चोर हैं, इनको गाँव की सारी योजनाएं बंद कर देना चाहिए, इनको कुछ नहीं देना चाहिए, इनके प्रधानों का सारे पावर सीज कर देना चाहिए। अब ये है नेताओं का गांव के लोगों के प्रति सोच और समझ। ये देख लीजिए कि ये है नेताओं से द्वारा विकसित गांव को, वो भी एक सांसद है, अब उनको भी गांव, आप समझ लीजिए कि उनके गांव को न कोई मिला होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया होगा उनको कोई न कोई गाँव कि आप इस गाँव को आदर्श ग्राम बनाइए, और उनके गाँव के बारे में है कि प्रधान सब चोर हैं, साले चोर, उन्होंने कहा प्रधान साले चोर हैं और इनके सारे पावर सीज करना चाहिए और इनको कुछ भी ये योजना सारे बंद कर देना चाहिए। मतलब वो ये कर दिए और अधिकारियों को दे देना चाहिए, और जैसे कि अधिकारी जो हैं राजा हरिश्चंद्र हैं, उनके औलाद हैं, अधिकारी जाएंगे तो गांव को एकदम कार्यक्रम गांव में ठीक कर देंगे। ये उनकी सोच है, ये है नेताओं की सोच, अपने को जनप्रतिनिधि का। और इन्हीं पर ऐसे ही नेताओं पर भरोसा करके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर सांसद को आदर्श ग्राम योजना दे दीजिए, वो आदर्श गाँव को विकसित करेंगे। तो ये देख लिया। अब मैं प्रधानमंत्री गांव देख लिया, मुझे नहीं लगता कि जब प्रधानमंत्री के गांव की ये हालत है और गांव का क्या हालत होगा। तो इस समय बिल्कुल एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, बार बार आप ये समझ लीजिए कि जो विकास क्या है, गांव का विकास साधन, गांव में साधन पहुंचाना और गांव में स्वशासन लागू करना, गांव सरकार बनाना, दोनों बिल्कुल दो चीज़ें हैं, साधन और स्वशासन, अंतर है। हम जिस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम जिस दिन गांव वालों को सारे अधिकार दे देंगे 29 विभाग का, गांव वाले अपने ढंग चलाएंगे, वो जो जरूरतें होंगी वो अपने हिसाब से विकसित करेंगे। इसी गांव में जयपुर में गांव वाले कहते हैं कि साहब वहाँ पानी वाटर लागी होती है, हमको ड्रेन सिस्टम चाहिए, आज तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं लगा, उनकी जरूरत है ड्रेनेज सिस्टम की, तो वहाँ लगवा रहे हैं सोलर लाइट की उन्हें नहीं जरूरत है। वो कहते हैं इतना पैसा सोलर लाइट पर खर्च किया, उतना पैसा ड्रेनेज बना दिए होते। तो ड्रेनेज हम लोग को सबसे जरूरी है, पानी लगता है गांव में, सबके घरों में पानी डूबे रहते हैं बरसात में हम लोग, और तो ये तो हुआ नहीं। तो गांव को अधिकार दीजिए, वो अपनी जरूरत के हिसाब से अपने गांव को विकसित करें, जितना पैसा आप देंगे उसी हिसाब से विकसित करें, उसके बाद आगे विकसित करेंगे। फिर आगे उनको कोई जल्दी भी नहीं है, वो अपना धीरे धीरे अपने गांव को विकसित करेंगे और हर क्षेत्र में विकसित करेंगे, रोजगार भी सृजित करेंगे, अपना पर्यावरण भी ठीक करेंगे, अपना पशुओं का रखेंगे
गोबर गैस भी चलवाएंगे, अपना सोलर लाइट भी लगवाएंगे, जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें होती जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि हर गांव की अपनी विशेषता है, उस विशेषता के हिसाब से ये जो मोदी जी का भी है, इसी तरह से जैसे मॉडल बना दिया जयपुर का। जयपुर में हर आदमी जाएगा, वहाँ बैंक खुलवा देगा, वहाँ स्कूल को ठीक करा देगा, वहाँ सड़क बनवा देगा, वहाँ खर्चा बनवा देगा, 16 बात हो गया उनका। यही मॉडल प्रधानमंत्री जी ने दे दिया। अब इसी की नकल सब करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बिना ये समझे कि उस गांव की अपनी क्या जरूरत है, अपनी क्या संस्कृति है, अपनी क्या सभ्यता है, उस गांव के अपना क्या समाज है, अपने क्या है। और इसके साथ जो सामाजिक काम कौन करेगा, लोगों में भाईचारा, लोगों में प्रेम, लोगों में जातिवाद खत्म करने की जो बात है, लोगों में जो ऊंच नीच की भावना है, ये कौन खत्म होगा। लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में कौन लगाएगा। गांव में लोगों में जो संविधान को मंशा है कि एक ऐसा नया समाज बने जिसमें कि सब लोग बराबर की भागीदारी करें, सबकी हिस्सेदारी हो, सबका निर्णय लेने में हिस्सेदारी हो, ये कौन करेगा। ये क्या ये पाटिल साहब जाके करेंगे। पाटिल साहब ने तो बस आके प्रधानमंत्री बना दिया, मैंने ये बनवा दिया, मैंने ये बना दिया। प्रधानमंत्री जी खुश कि वाह हमारे गांव में तो इतनी साधन पहुंच गए और हो गया संसाधन। ये कोई पूछे, प्रधानमंत्री जी ने कहीं पूछा होगा कि भैया वो गांव में जो जातिवाद चल रहा है वो जातिवाद खत्म हुआ क्या, गाँव लोगों में प्रेम पैदा हो गया क्या, गाँव के लोगों में कुछ उल्लास और हंसी खुशी का माहौल बन गया क्या, ये कभी पूछा उन्होंने। और अगर ये और नहीं हुआ तो कौन करेगा। गांव का मतलब है कि गांव सरकार का मतलब ये सब भी तो चीज़ें उसमें शामिल है कि कैसे कि रोजगार कितने सृजन हुए, लोगों में किस तरह से कृषि का उत्थान कितना हुआ, और सबसे बड़ा वहाँ कितने पौधे लगे, कितने पेड़ लगे, कितने जानवर आए, कितने चिड़ियाएँ आ रही हैं, कितने प्राकृतिक स्वरूप उसका पूरा पूरा निखर रहा कि नहीं, जल के कितने नए नए संसाधन बने। ये सब तो देखेंगे नहीं, बस साधन पहुँचा दो और गाँव का विकास हो गया। तो इसलिए मैं आपसे फिर बात कहूँगा कि ये जो मॉडल है ये आदर्श गांव का बिल्कुल फालतू मॉडल है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप अंतिम बात समझ लीजिए कि गांव सरकार ही गांव के उत्थान के लिए एकमात्र जिसको मैं कहता हूँ एकमात्र उपाय है। अगर गांव को उत्थान चाहते हैं, गांव को स्वर्ग बनाना चाहते हैं और उसके साथ ही देश को उत्थान चाहते हैं, स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो गांव की सरकार में को लागू कराने के लिए आप तत्पर होइए, तन मन धन से आप खड़े होइए, तभी गांव का सरकार लागू होगा। नेता आएंगे, बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे और फिर आपको दिन में, साल में, 2-4 साल में फिर आपको फिर जहाँ से दिखाएंगे सब बात, लेकिन जब वो कुछ दिन के बाद फिर आप वहीं पहुँच जाएंगे, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ खत्म हो जाएंगी, आप वहीं को वहीं रहेंगे। तो एक बार फिर आपको इस निवेदन के साथ, तन मन धन के साथ गाँव सरकार के अभियान में लग जाइए। गांव सरकार बनेगी तभी आपका और आपके आने वाले बच्चों का, आपके भविष्य का निर्माण होगा। धन्यवाद साहब।